अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं फाइनेंस एक्सपर्ट। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जिन लोगों की एग्रीकल्चर इनकम है वो अपनी रिटर्न कैसे फाइल करेंगे, क्योंकि अभी एफबीआर ने करंटली इस पे थोड़ा सा जो है वो अपना फोर्स किया है कि आप जो एग्रीकल्चर वाले लोग हैं वो अपनी रिटर्न लाजमी फाइल करें। पंजाब गवर्नमेंट ने भी किया है, तो इस वजह से आपको मैं ये रिटर्न करके दिखा रहा हूँ कि अगर आपने अपनी रिटर्न करनी है तो इस वीडियो को देख के आप अपनी रिटर्न खुद भी फाइल कर सकते हो। सबसे पहले तो आप देख लें कि एग्रीकल्चर जो है उसकी डेफिनेशन क्या है। एग्रीकल्चर हम कहते हैं किसको हैं? एग्रीकल्चर में सारी वो चीज़ें आ जाती हैं जो मेन, एक देखें, अगर आपने ज़मीन ठेके पे भी दी हुई है, उससे जो ठेका आता है वो भी आपका एग्रीकल्चर इनकम कंसीडर होगी, अगर वो आपकी जो ज़मीन है वो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ हो रही है। ठीक है। और इसके अलावा अगर आप वहाँ पे खुद काश्त कर रहे हो, आप खुद काश्त करते हो, तो वो जो भी प्रोडक्शन है आपकी वो एग्रीकल्चर इनकम में आएगी। लेकिन उसमें आपने ये करना है कि आपकी जो प्रोडक्शन है आपने उसको प्रोसेस नहीं करना। अगर आपने उसको प्रोसेस किया, मतलब आपने जैसे जो है कॉटन काश्त की है, अब कॉटन काश्त करने के बाद आप उसको कॉटन को ही मार्केट में अगर सेल कर रहे हो गल्ला मंडी में, तो फिर आप एग्रीकल्चर इनकम अर्न कर रहे हो। लेकिन अगर आपने ये किया कि आपकी अपनी जिनिंग फैक्ट्री है, आप कॉटन को, फुट्टी को ये करते हो कि जिनिंग फैक्ट्री में लेके आते हो, जिनिंग फैक्ट्री से बेल्स बना के आगे मिल्स को देते हो, तो फिर ये जो इनकम होगी ये फिर आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी, ये बिजनेस इनकम ट्रीट होगी। इसी तरह आपने गंदम काश्त की है, अब आप गंदम को गल्ला मंडी में सेल करने की बजाय आपने अपनी फ्लोर मिल लगाई हुई है, आप वहां से गंदम को फ्लोर मिल में लेके आते हो और उसके बाद आटा बनाने के बाद बेचते हो, तो फिर वो भी एग्रीकल्चर इनकम ट्रीट नहीं होगी, वो बिजनेस इनकम ट्रीट होगी। तो एग्रीकल्चर इनकम वही होगी जो आपको वहां से, अगर आपने ठेके पे दी हुई है, आपको रेंट आता है, या आप अपनी जो भी काश्त करते हो फसल, उसको एज इट इज जाके आप गल्ला मंडी में फरोख्त कर देते हो, वो इनकम आपकी एग्रीकल्चर इनकम होगी। अच्छा, अब इसके बीच में टैक्स कैसे लगेगा, इसमें ये देख लें ज़रा ध्यान से, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये पंजाब के हवाले से है, सिंध का डिफरेंट होगा, बलूचिस्तान का डिफरेंट होगा, ठीक है, केपीके का डिफरेंट होगा। ये मैं पंजाब का बता रहा हूँ मोस्टली, क्योंकि ज़्यादातर ये पंजाब पे ही अप्लाई होता है, बाकी केपीके में भी कम होता है, वो फिर भी आप देख सकते हो। लेकिन से प्रोसेस सेम है। एफबीआर में कोई भी जो एग्रीकल्चर इनकम है वो टैक्सेबल नहीं होती, वो एग्जाम्प्ट होती है, आपने सिर्फ प्रोविंस का टैक्स देना होता है। अब जो एज पर पंजाब की इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है ना, उसके मुताबिक अगर तो आपकी ज़मीन 12.5 एकड़ है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता आपको। ठीक है। अगर 12.5 एकड़ से ज़्यादा है और 25 एकड़ से कम है तो फी एकड़ आपको साल का 300 रुपया जो है वो पे करना होता है। एक तो ये टैक्स आपके हो गए, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा जो मेजर स्लैब आता है कि अगर ये देखें, ये तो एनुअल फिक्स हो गया ना, ये आपने पे करना ही करना है। अब उसके बाद ये होता है कि अगर आप अपनी फसल काश्त करते हो, अब उसमें आपको प्रॉफिट होता है, मतलब ये देखें, अगर आपको पूरे साल का फसल पे 4 लाख तक प्रॉफिट हुआ है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं पे करना, ना आपने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को देना है, ना आपने फेडरल गवर्नमेंट को देना है। अगर आपका 4 लाख से ज़्यादा और 8 लाख से कम इनकम हुई है तो फिर 1,000 रुपये टैक्स पे करना है। अब ये जो 1,000 पे करना है, ये अगर आपने यहाँ पे ये पर एकड़ के हिसाब से अगर ये पे किया हुआ है तो ये इसमें से एडजस्ट हो जाएगा, वरना फिर आपने ये पे करना है। अब आपने इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है कि मुझे प्रॉफिट हुआ है तो कितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, ये स्लैब, ये आप ये देख लें। उसके लिए आपने रिटर्न में आना है, मैं आपको भी बताता हूँ। यहाँ पे आपने कोशिश करें नॉर्मल फॉर्म ही सिलेक्ट करें। अच्छा, अब आपने इसमें सिर्फ ये चीज़ देखनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से ज़रा देखें। अब यहाँ पे आप जो भी इनकम लिखोगे ना फ्रेंड्स, ये होगी आपकी एग्जैम्प्ट। जैसे फ़र्ज़ किया मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1 मिलियन, इसको यहाँ से कॉपी करें और दरमियान वाले में पेस्ट कर दें। ये अब रिटर्न में कोई टैक्स नहीं मांगेगा आपसे, कोई टैक्स नहीं कहेगा, आपकी रिटर्न सबमिट हो जाएगी। अब ये 1 मिलियन जो मैंने लिखा है, आपकी जो भी इनकम है वो यहाँ पे आपने लिखनी है। ये कैसे कैलकुलेट करनी है, इसमें आपने अपने सारे खर्चे माइनस करने। जैसे कि आपकी टोटल फसल हुई, फ़र्ज़ किया 25 लाख की, अगर मैं उसकी बात करूं, जैसे कॉटन की बात करता हूं, आपकी टोटल 25 लाख की फसल हुई है। अब उसमें से आपने अपने जो बीज के एक्सपेंस हैं, जो हम ज़मीन की तैयारी करते हैं, हल चलाते हैं, ठीक है, उसमें रूटावेटर चलाते हो, जो भी खर्चा है, आप लेबर यूज़ करते हो, ठीक है, उसके बाद आप स्प्रे करते हो, आप उसमें फर्टिलाइज़र यूज़ करते हो, जो भी काम आप उसमें करवाते हो, फसल पकने तक, इवन कि आप चनाई पे करते हो, ठीक है, जो भी एक्सपेंस करते हो,
तो उस 25 लाख में से आपने वो सारा एक्सपेंस माइनस कर लेना है, अपने पास एक पेज पे नोट कर लें। जो नेट इनकम बच जाएगी सारे खर्चे निकालने के बाद वो यहाँ पे आपने डालनी है। बीज के एक्सपेंस, खाद के एक्सपेंस, स्प्रे के एक्सपेंस, वो सारे आपने माइनस करने हैं। ये नहीं करना कि अगर 25 लाख की फसल हुई है तो यहाँ पे आप 25 लाख लिख लें, ऐसा नहीं करना आपने। यहाँ पे आपने प्रॉफिट की अमाउंट लिखनी है। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर समझ ना आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ से आपने इसको कॉपी करना है। सिंपल आपने वेल्थ स्टेटमेंट रिकंसिलेशन में आना है और यहाँ पे ये जो एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स वाली रो है इसके सामने आपने इसको पेस्ट कर देना है, इसको कैलकुलेट करना है और इसको साथ साथ सेव करते रहिएगा, क्योंकि अगर सेव नहीं करेंगे तो डाटा डिलीट हो जाएगा। अब अगर आप टैक्स चार्जेबल में जाके कंप्यूटेशन में अपना एडमिटेड टैक्स देखेंगे ना, ये देखें तो जीरो होगा। ये 1 मिलियन हमारी एग्रीकल्चर इनकम आ गई है। ये देखें जी, आपका एडमिटेड टैक्स जो है वो बिल्कुल जीरो है, कुछ भी नहीं है आपने पे करना, तो आपकी रिटर्न जो है ऐसे ही सबमिट हो जाएगी। अब आपने यहाँ पे ये देखें, ये आपने यहाँ पे इनकम लिख ली। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने पर्सनल एक्सपेंस में आना है। घर के पूरे साल के जो भी खर्चे हैं उसकी थोड़ी बहुत अमाउंट यहाँ पे लिख दें, सारे खर्चे ना लिखें। फ़र्ज़ की अगर 10 लाख के खर्चे हैं तो यहाँ पे 5 लाख लिख दें, 4 लाख लिखने काम चल जाएगा, ऐसा जिसका कोई इशू नहीं होता। ठीक है, इसको मैंने 4 लाख किया और 1 बाय 1 ये सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं होती, किसी ने नहीं चेक करनी, तो एम खाम खाम अपना टाइम ना वेस्ट करें इस पर। अब उसके बाद अपने पर्सनल एसेट्स पे आना है। अब फ्रेंड्स ये देखें, पर्सनल एसेट्स जो है ना, आप अगर एग्रीकल्चर करते हो तो डेफिनेटली आपके पास एग्रीकल्चर ज़मीन होगी, तो आपने ये एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी अगर फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हो तो ये ऐड कर लें, नहीं तो पिछले साल ऐड की होगी तो वो एज इट इज़ आ जाएगी। अब ऐड कैसे करनी है, प्लस पे क्लिक करें, मैं लिखता हूँ यहाँ पे 10 एकड़ लैंड, ठीक है, चक नंबर 250 लाहौर। मतलब आपने सिर्फ ये बता देना किस चक में, किस सिटी में के आसपास ये सबमिट करें, ये इधर ऐड हो गया। अब उसकी जो आपने जितने की परचेज की थी वो वैल्यू लिख दे, ठीक है, या अगर आपको इनहेरिटेड मिली है तो जिस वक्त आपके पास आई थी उस वक्त जो मार्केट वैल्यू थी वो लिख दें। आपने यहाँ पे मार्केट वैल्यू अप्रॉक्सीमेट लिखनी है, ज़रूरी नहीं है कि कागज़ों वाली वैल्यू लिखें, मार्केट वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आप जो भी लिखना चाहें वो यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको कैलकुलेट करें, उसको सेव करें। इसी तरह अगर आपके पास कोई रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो पिछले साल अगर आपने फाइल की हुई थी तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, नहीं आती तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे मैं कहता हूँ 5 मरला प्लॉट गार्डन टाउन लाहौर, ठीक है। मतलब सिंपल सा आपने लिखना है किस सिटी में है, किस जो है टाउन में है, जो भी 5 मरले का प्लॉट, मैंने यहाँ पे उसकी वैल्यू, ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए वैल्यूज़ लिख रहा हूँ, ये एक्चुअल वैल्यूज़ नहीं है, ठीक है। ये आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टीज़ आपने ऐड कर लेनी है और जो आपकी प्रॉपर्टीज़ होंगी उसकी वैल्यू आपने हर साल इंक्रीज़ नहीं करनी कि अब इसकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई। जैसे मैंने 1 मिलियन का प्लॉट लिया था तो ये इस साल जो है ये तो 2 मिलियन का मार्केट में जा रहा है तो मैं इसको 2 मिलियन कर लूँ, आपने इसकी वैल्यू चेंज नहीं करनी। हाँ, अगर आप इस पर कंस्ट्रक्शन करवाते हो, जैसे प्लॉट था, अब मैंने इसकी 4 दीवारी कराई है, इस पर घर बनाया, तो फिर इस पर जो खर्चा आया वो आप इसमें ऐड कर सकते हो, वैसे नहीं करना। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, आपके जो बैंक अकाउंट्स हैं आपने वो सारे बैंक अकाउंट्स यहाँ पे ऐड करने हैं। जैसे पिछले साल अगर आपने फाइल की थी तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगे, जस्ट आप उनके 30 जून 2023 के क्लोजिंग बैलेंस लिखोगे। अगर पिछले साल नहीं फाइल की, इस साल फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो इधर प्लस पे क्लिक करें आप, ठीक है, यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखें अपना, जिस बैंक में अकाउंट है वो बताएं और इसको सबमिट करें। ये यहाँ पे रो ऐड कर देगा। 30 जून 2023 का बैलेंस लिखना है। क्यों 30 जून 2023 का लिखना है? क्योंकि मैं 2023 की रिटर्न फाइल कर रहा हूँ। अगर मैं 2022 की रिटर्न फाइल कर रहा होता तो फिर मैं 30 जून 2022 का क्लोजिंग बैलेंस लिखता। आपने 30 जून का बैलेंस लिखना है जिस साल की भी आप रिटर्न फाइल कर रहे हो। ये इसको मैंने यहाँ पे ऐड किया, कैलकुलेट किया। उसके बाद आपने अगर ज्वेलरी वगैरह घर में है तो वो भी लिख दें यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके, ठीक है। जो जिस वक्त आपको मिली थी उस वक्त जो मार्केट वैल्यू है वो ऐड कर दें। घर की चीज़ों की जो वैल्यू आपने लिखना है वो लिख सकते हो। हाउस होल्ड इफेक्ट में आपके घर के सारी चीज़ों की वैल्यू, सामान की, कपड़ों की, जो भी चीज़ें यूज़ की वो सारी वैल्यूज़ आ जाती है। तो टोटल एक अमाउंट लिख दें। 1 बाय 1 कैलकुलेट नहीं करना, ये एक लमसम फिगर होती है। पर्सनल आइटम में आपके मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स आ जाते हैं, उनकी वैल्यू लिखना वो लिख दें। और यहाँ पे कैश इन हैंड, कैश इन हैंड मेरा मशवरा ये है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना,
आपके पास बिल्कुल भी कुछ नहीं है, तो भी इसको जो है ना वो 8-10 लाख लाजमी कर लें, क्योंकि मुझे पता है बाद में आपको जब मसला होगा तो इसी ने काम आना है, वाइट मनी आपकी कम हो सकती है और इस पर कोई टैक्स भी नहीं है। फर्स्ट टाइम अगर आप फाइल कर रहे हो तो 8-10 लाख रुपये लाजमी रखें। अच्छा, अब अगर आप पहली दफ़ा फाइल कर रहे हो ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो भी कैश की अमाउंट रखनी है वो आप यहाँ पे लिख लो, एज इट इज़ लिख लो, जितनी आपने लिखनी है, जितना एक्चुअल है उसे थोड़ा बढ़ा के लिख लो, नहीं है तो थोड़ा सा वैसे ऐड कर लो। लिखने के बाद जब आप रिकन्सिलेशन में आओगे तो ये इनकम आपने पहले ही यहाँ पे डाल ली हुई है, तो यहाँ पे ये जो अमाउंट आपके पास आ रही है, आप अगर फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हो तो ये पॉजिटिव में ही आ रही होगी, जैसे ये अब आ रही है। ठीक है, फर्स्ट टाइम की बात कर रहा हूँ, अब चाहे 2022 की करो चाहे 2023 की करो, मैं हर चीज़ क्लियर कर रहा हूँ। आपने सिंपल ये करना है, इसको यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी नहीं करना वैसे देख लें जो अमाउंट लिखनी है आपने, और ये जगह जो आप देख रहे हो ना नेट एसेट प्रीवियस ईयर, ये उस वक्त ब्लैंक होगी जब आप पहली दफ़ा फाइल करोगे, तो आपने वो यहाँ पे लिख देनी है। मतलब ये अनरिकनसाइल्ड अमाउंट जो है ना, अनरिकनसाइल्ड अमाउंट, इसको आपने यहाँ पे लिख देना। जैसे ही यहाँ पे लिख के आप कैलकुलेट करोगे, आपका जो ये अनरिकनसाइल्ड अमाउंट है ये ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, अब अगर आप फर्स्ट टाइम फाइल नहीं कर रहे, पिछले साल भी फाइल की थी, तो फिर आपने क्या करना है, आपने ये सारी वैल्यूज एसेट्स की अपडेट करनी है, बैलेंस अपडेट करने हैं। आपने सबसे पहले कैश को एक दफ़ा ज़ीरो कर देना है, क्योंकि ये सारी जो एडजस्टमेंट होती है ना, ये हमने कैश में करनी होती है, और जो कैश है वो किसी ने घर आके आपका चेक नहीं करना कि जी इसने अगर कैश इतना लिखा है तो अब हम जाके चेक करेंगे इतने पैसे घर में इसके पड़े हुए थे, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो कोई चेक नहीं करेगा। इसलिए आपने फिक्र नहीं करनी, जो मैं बता रहा हूँ आपने उसको फॉलो करना है। यहाँ पे कैश को आपने ज़ीरो किया, अब देखें यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, ये देखें अब ये अमाउंट आ रही है पॉजिटिव में 19,79,000, और मैं पहली दफ़ा फाइल नहीं कर रहा, इसलिए ये वाली जो रो है ना ये पहले फिल होगी, अब मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, मैं कुछ भी करूँ ये चेंज नहीं होगी। तो अब वो यहाँ पहली दफ़ा वाला जो प्रिविलेज था वो ख़त्म हो गया है। अब मैंने क्या करना है, ये अमाउंट अगर आप पहली दफ़ा फाइल नहीं कर रहे और पॉजिटिव में आ रही है, तो इसका मतलब आपने कोई ना कोई गलत काम किया है, आपने अपनी इनकम हाइड की है, ठीक है, या आपने अपने एसेट्स में अनयूजुअल इंक्रीज कर लिया है और अब आपको पता नहीं लग रहा कि पैसे आए कहाँ से थे। ठीक है, तो ये इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपने कोई चीज़ गलत की है, ये पॉजिटिव में नहीं होनी चाहिए, ये नेगेटिव में होनी चाहिए। अब मैं वैसे आपको समझाने के लिए, फॉर एग्जांपल मुझे रिमिटेंस आई थी, मैं कहता हूँ मुझे रिमिटेंस आई थी 25 लाख बाहर से, अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो ये मेरी अमाउंट कितने में आ गई है, नेगेटिव में आ गई है। तो ये नेगेटिव में ही आनी चाहिए, और नॉर्मली जब आप सिंपल वर्किंग करोगे ये नेगेटिव में ही आएगी, पॉजिटिव में उसी वक्त आएगी जब आपसे कोई गलती होगी। नेगेटिव जो अमाउंट हो आपने उसको यहाँ से कॉपी करना है, और जो आपने कैश की अमाउंट यहाँ पे ज़ीरो की थी आपने इसमें इसको पेस्ट कर देना है और इसको कैलकुलेट कर देना है। अब जब कैलकुलेट करोगे और जाके अनरिकनसाइल्ड अमाउंट देखोगे, ये आपकी ज़ीरो हो जाएगी, आपने इसको सेव कर लेना है। ठीक है, सेव करने के बाद आप इसको सबमिट कर दोगे, क्योंकि जो एग्रीकल्चर टैक्स है वो आपने यहाँ पे रिटर्न में पे नहीं करना। अब बात यह कि वो एग्रीकल्चर टैक्स जो है ये आपका जो बनता है ये पे होगा किधर, ये सबसे बड़ी बात है। सर ये पे आपने करना है जो आपका डीसी ऑफिस होता है, जहाँ पे पटवारी बैठा होता है, जहाँ पे ये रजिस्ट्रियाँ होती है ना, वहाँ पे उनका अकाउंटेंट बैठा होता है, उसके पास आपकी ज़मीन का सारा रिकॉर्ड होता है, आपने उसके पास जाना है, वो आपको 32A नॉर्मली होता है एक चालान, वो आपको बना के देगा, आपके साथ हिसाब करेगा, हाँ जी कितनी ज़मीन है, कितना खर्चा हुआ था, कितना प्रॉफिट हुआ था, आपने उसको बताना होता है, वो आपको चालान बना के देगा, वो आपने बैंक में जमा करवा के अपने पास रख लेना है। जब आप ये रिटर्न फाइल कर दोगे तो ज़्यादा उम्मीद है कि एफबीआर आपको नोटिस भेजेगा कि जी आपने जो एग्रीकल्चर इनकम शो की है अपनी, जैसे कि यहाँ पे हमने ये एग्रीकल्चर इनकम शो की है 1 मिलियन, एफबीआर आपसे कहेगा कि जी 1 मिलियन आपने इनकम शो किया, अब हमें प्रूव करें कि आपने इसका प्रोविंस का टैक्स पे किया है या नहीं किया। अगर आपने प्रोविंस का टैक्स पे नहीं किया तो एफबीआर आपको 1 मिलियन पे अच्छा खासा टैक्स लगाएगा, जो कि नॉर्मल टैक्स होता है। ठीक है, अगर आपने पे किया हो तो नोटिस के रिप्लाई में आप वो अपनी 32A का जो चालान पे किया है वो आप उसको रिप्लाई में सेंड कर दोगे, बता दोगे कि जी हमने इनकम टैक्स अपना एग्रीकल्चर का पे कर दिया है, तो फिर आपसे वो नहीं पूछेगा और आपकी जो रिटर्न है ये तो सबमिट हो जाएगी। मैंने आपको नोटिस का भी बता दिया, नॉर्मली वो ये पूछ लेता है, मतलब मैंने आपको आगे का प्रोसेस भी समझा दिया है। अगर अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।